हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके, जिसका नाम है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली थी कि जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ठीक है, उसमें भी क्या हो रहा था कि हमारा जो O2 अंदर आ रहा था या हमारा जो CO2 है जो हमारे बॉडी के सेल्स क्या कर रहे थे, वापस बना रहे थे उस प्रोसेस के एक्सचेंज में, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट। तो उस वक्त क्या हो रहा था हमारा कि वो O2 और CO2 जो थे, ठीक है, चाहे O2 का आना हुआ चाहे CO2 का वापस एल्वेलाई तक जाना हुआ, वो किसके थ्रू पॉसिबल था? थ्रू दी ब्लड, ठीक है, क्योंकि ब्लड कौन सा ऐसा मीडियम था जो कि क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था उन गैसेस को बाकी टिश्यूज तक, ठीक है, और टिश्यूज से वापस क्या करके आ रहा था, लेके आ रहा था टू दी लंग्स, और टू बी मोर प्रिसाइज आई विल से दी एल्वेलाई। और ब्लड क्या होता है कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, यू नो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो दैट्स वाई अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज द ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। अब ब्लड होता क्या है, ठीक है, ब्लड हमने आज तक सुना है कि बस खून है तो खून है, लेकिन एग्जैक्टली वो होता क्या है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ओके, it is a specialized connective tissue, ओके। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके खुद के, जैसे कि आपको ये तो पता चल ही गया कि ब्लड क्या होता है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ब्लड भी किससे बना हुआ होता है, ठीक है, ब्लड में भी क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कुछ, ठीक है, ब्लड में भी क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ओके। एक तो हो जाती है फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरा हो जाता है प्लाज्मा, और तीसरे हो जाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, तीसरे क्या हो जाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं, ठीक है, ये तीनों जो कंपोनेंट्स है वो मिलके क्या बनाते हैं, ब्लड को बनाते हैं, ठीक है। सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द फ्लूइड मैट्रिक्स, द प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। इन तीनों से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये किसके, ब्लड के, ओके। फ्लूइड मैट्रिक्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो नॉर्मली बोल रहा है कि भाई एक, जैसे आपको पता होता अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में क्या पढ़ी थी, मैट्रिक्स पढ़ी थी, ठीक है। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है कि एक बेस सा है, एक बेसिकली ये क्या है कि थोड़ा सा नेटवर्क फ्लो टाइप सा है कि फ्लूइड का है ये, ठीक है। इस फ्लूइड में क्या है, ये कंटेंट्स है जैसे कि प्लाज्मा और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा भी बेसिकली क्या होता है कि एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, ओके। प्लाज्मा क्या होता है, एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, ठीक है। ये क्या होता है, एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है, तो अपन कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। स्ट्रॉ पूरे ट्रांसपेरेंट नहीं होते बट यस दे आर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, ओके। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है जिसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, विस्कस। अब हम विस्कस से क्या समझते हैं कि कंसिस्टेंसी से मतलब कि उसका फ्लोएबिलिटी कितना है, उसका टेक्सचर कैसा है बेसिकली। तो जो प्लाज्मा होता है वो विस्कस होता है, मतलब थिक होता है अपन कह सकते हैं, ठीक है। एक तो कोई चीज़ है वो पतली सी है, वो फट से क्या कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी जैसे वाटर, ठीक है। लेकिन जो प्लाज्मा है हमारा, ओके, तो प्लाज्मा में क्या है कि विस्कोसिटी है, विस्कस है, मतलब कि क्या है, वो मुश्किल से फ्लो करता है, धीरे से फ्लो करता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन, विस्कस कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ओके। सो द प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, ओके, एंड इट इज विस्कस, ओके। अब जो प्लाज्मा है उसमें भी क्या होता है, जो मेजॉरिटी कंटेंट है, ठीक है, प्लाज्मा का भी जो मेजॉरिटी कंटेंट होता है दैट इज व्हाट, वाटर,
ओके। प्लाज्मा का जो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट होता है दैट इज ऑल्सो व्हाट, वाटर, ठीक है। ऑलमोस्ट कितना है 90%, आई मीन ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 92 से 94% तक क्या होता है इसमें, वाटर ही होता है। 92 से अपन मान ले 94% तक तो क्या होता है इसमें, वाटर ही होता है, ओके। और अराउंड कितना हो जाएगा 6 to 8% या 4 to 6% इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स, ठीक है। मेजॉरिटी इसका कंटेंट कितना हो जाएगा 92 से 94% कितना होता है, वाटर होता है। और जो बाकी जो बचा कंटेंट होता है दैट इज ऑफ दी प्रोटीन्स, ओके। प्रोटीन्स में भी क्या होता है, प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स में भी प्लाज्मा में कितने प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज द फिब्रिनोजन, second is the globulin, and third is the albumin, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होते हैं कि पहले तो मेजॉरिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, ओके। और बाकी जो कंटेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। बाकी जो कंटेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। प्रोटीन्स में भी क्या हो जाएगा, 3 तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द फिब्रिनोजन, सेकेंड वन इज द ग्लोबुलिन, एंड थर्ड वन इज द एल्ब्यूमिन, ओके। अब इसमें क्या है कि जो फिब्रिनोजन होता है, ठीक है, जो फिब्रिनोजन है, ओके, दैट हेल्प्स इन दी क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। दैट हेल्प्स इन व्हाट, क्लॉटिंग मैकेनिज्म। जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपकी बुक में एक थोड़ा सा अलग हेडिंग देके दे रखा है, ठीक है, उसको मैं क्या कर रही हूँ अभी ऐसे ही इसमें फिब्रिनोजन के साथ ही समझा देती हूँ, ओके। अब जो हमारा फिब्रिनोजन है, ठीक है, फिब्रिनोजन में क्या है कि भाई ये हमारा क्या है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होने वाला क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ओके। इट हेल्प्स इन व्हाट, क्लॉटिंग, ओके। एंड हाउ डज इट हेल्प इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्योंकि जो जैसे अगर आप देखते हो, पहली बात तो क्लॉटिंग होती क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है कि जो हमारा ह्यूमन ब्लड है, ठीक है, अगर कभी किसी को कट लग जाता है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कंटिन्यूसली ब्लीड करता रह रहा है, ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि वो उसके कट लगते ही अब तो भाई गया काम से, वो ब्लीड ही ब्लीड करेगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, आपको पता है। तो वो वहाँ पे जो क्या होता है कि वहाँ पे वो जो खून रुकता है, खून जमता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, क्लॉट बोल देते हैं, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग बोलते हैं, ओके। तो वो क्लॉटिंग कोई ना कोई या कुछ फैक्टर्स तो कराते होंगे ना। तो फिब्रिनोजन क्या होता है, ऐसा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट हेल्प्स इन दी क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। आप अगर देखते होंगे कि भाई जहाँ पे सपोज हमारे लग जाती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक रेडिश कम सा या रेडिश सा आपको दिखता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि फिब्रिन के थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, बेसिकली थ्रेड्स होते हैं किसके, फिब्रिन के, ओके। और फिब्रिन किससे बनता है, फिब्रिनोजन से, ठीक है। फिब्रिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। इट गेट्स एक्टिवेटेड, ओके, इट गेट्स एक्टिवेटेड इनटू द फिब्रिन, और ये फिब्रिन थ्रेड क्या करते हैं, वहाँ पे जाके जम जाते हैं जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड में ये सब प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो उन सेल्स को क्या करता है, ये वहाँ पे ट्रैप कर लेता है, और ये फिब्रिन क्या करता है, वहाँ पे अपना नेटवर्क बना लेता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या करता है, क्लॉटिंग में एक हेल्प करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेनली ये चीज़ नहीं है जो क्लॉटिंग कराती है, ठीक है। ये मेन चीज़ नहीं है जो क्लॉटिंग कराती है, क्योंकि हम आगे एक और चीज़ पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि उसके साथ साथ, उस सेल्स के साथ साथ, उस स्पेशलाइज तरह के सेल्स के साथ साथ क्या होते हैं, कुछ और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि हमारे बॉडी में क्या कराते हैं, क्लॉटिंग मैकेनिज्म कराते हैं। दीज आर डेफिनेटली नॉट ऑफ योर लेवल राइट नाउ, ओके।
सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल्स, बट राइट नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्लॉटिंग पढ़ रहे हैं, और ये क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करता है मैं आपको वो बता रही हूँ कि वो जो रेडिश स्कम दिखता है आपको जहाँ पे अपना वुंड वगैरह होता है वहाँ पे, ठीक है, वो रेडिश स्कम किससे मिल रहा है, अब वो वहाँ पे क्या कर रहा है, एक फिब्रिन का नेटवर्क बना देता है, जहाँ पे जो हमारे सेल्स होते हैं ब्लड के सेल्स वो वहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है, और वो ट्रैप बनाता कौन है, फिब्रिन बनाता है, ओके। फिब्रिन खुद किससे बनता है, फिब्रिनोजन से बनता है। अब अगर कोई भी चीज़ इनएक्टिव है और उसको एक्टिव करना है तो उसको कोई तो चीज़ चाहिए होती है जो उसको एक्टिव करेगा, है ना, कुछ तो ऐसा फैक्टर होता है जो उसको एक्टिवेट करेगा, जो उसको उस एक्टिव स्टेट में लाएगा कि वो अपना फंक्शन कर सके, ठीक है। तो इसको कौन एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बिन। इसको कौन एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन इज दैट फैक्टर जो क्या करता है, फिब्रिनोजन से किसको कन्वर्ट करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो कि क्या बनाता है, हमारा जो वुंड साइट है उस पे जाके क्या बनाता है, वो नेटवर्क बनाता है, एक मेश वर्क बनाता है, जिसमें वो क्या करता है, सारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है या मैं कहूँ हमारे ब्लड के सेल्स हैं उसको वहाँ करके जाके क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। आपको पता है जब अपन उस स्कम को हटाते हैं तो वापस से हमको वो घाव अच्छे से दिखने पड़ता है, लगता है ना, अपन के घाव को वो भरने के लिए वो जो रेडिश स्कम अपन को दिखता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, यू गाइज ऑलरेडी नो। हम सब उसको लेमैन लैंग्वेज में बहुत अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन वी ऑल नो वन थिंग डेफिनेटली, जो कि कॉमन हमको पता है कि वो अगर आप निकालोगे तो वापस से घाव भरने में टाइम लगेगा, ठीक है। सो दिस इज सम नेसेसरी यू नो स्टेप इन दिस क्लॉटिंग थिंग, ओके। सो थ्रोम्बिन क्या होता है, वो फैक्टर होता है दैट एक्टिवेट्स द फिब्रिनोजन इनटू द फिब्रिन, ओके। और थ्रोम्बिन खुद क्या होता है, इनएक्टिव होता है पहले, ओके, देन इट गेट्स एक्टिवेटेड इनटू द थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का इनएक्टिवेट स्टेज क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो पहले क्या करता है, थ्रोम्बिन में एक्टिवेट होता है, फिर फर्दर थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ओके। और ये जो सारा जो एंजाइम ये जो सारा जो प्रोसेस है वो क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेस करके एक एंजाइम होता है, वो ये सब क्या करता है, इस मशीनरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ, और आई वुड से दिस इज द फंक्शन ऑफ द fibrinogen, which is a protein that is present inside the plasma, okay. And one more thing that I would like to mention कि हमने एक word definitely सुना है, that is the serum, okay. हमने ये word तो डे टू डे लाइफ में भी सुना है serum करके, तो what is serum? Serum is plasma minus the clotting factor, या मैं कहूं कि प्लाज्मा माइनस दी फिब्रिनोजन, ठीक है। वो प्लाज्मा जिसमें से अगर अपन फिब्रिनोजन को हटा देते हैं, ठीक है, अगर अपन प्लाज्मा में से क्या करते हैं, फिब्रिनोजन को हटा देते हैं, तो अब अपन उसको प्लाज्मा नहीं बोलेंगे, अब अपन उसको क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। तो सीरम इज व्हाट, द प्लाज्मा माइनस दी फिब्रिनोजन, ओके। इसको अपन क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे, ओके। ये तो था हमारा पहला प्रोटीन, दैट इज दी फिब्रिनोजन। The second protein is the globulin. Globulin जो प्रोटीन होता है, that gets involved in the immune responses, okay. That gets involved in the immune responses, okay. ये हम आगे जब अपन थोड़ी बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे या बड़े स्टैंडर्ड्स में आ जाएंगे तो उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हाउ द ग्लोबुलिन प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन दिस इम्यून रिस्पॉन्सेस, ओके। अब जो थर्ड प्रोटीन है दैट इज द एल्ब्यूमिन।
एल्ब्यूमिन प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एल्ब्यूमिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखना। हम सब ने पहले प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। हमने डिफ्यूजन भी पढ़ा था, ओके। डिफ्यूजन का क्या होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस क्या कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज कर रहा है विदाउट द यूज ऑफ द एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद अगर जो वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोल रहे थे, ठीक है। ऑस्मोसिस बोल अपन किसको रहे थे? वाटर का जो डिफ्यूजन होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में कितने सारे फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो ट्रैवल करते ही हैं, ओके। यहाँ से वहाँ, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में, या सेल से सेल के बाहर, तो यहाँ वहाँ क्या होता है? फ्लूइड्स को क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज या ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होना पड़ता है? यहाँ से वहाँ जाना ही पड़ता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़रूरी है कि भाई फ्लूइड को पता तो हो कि उसको कहाँ से कहाँ जाना है। एक जगह ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज़्यादा होगा तभी तो ऑस्मोसिस या जो वाटर का फ्लो है वो उसके ऑपोजिट साइड में जाएगा। हमेशा क्या होता है? अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये तो हमारा फंक्शन था ऑफ दी प्लाज्मा। The next topic that we are going to discuss is the formed elements, okay. formed elements में क्या क्या आ जाएंगे? 3 चीजें आ जाएगी, RBCs, WBCs and the platelets, ठीक है। जो हमारा ब्लड का जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या इंक्लूडेड हो जाएगा? 3 सेल्स इंक्लूडेड हो जाएंगे, RBCs, WBCs एंड दी प्लेटलेट्स, ओके। RBCs का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फर्स्ट जो हम सेल डिस्कस करेंगे दैट विल बी RBCs, ओके। तो RBCs होता क्या है? रेड ब्लड सेल्स, और हम रेड ब्लड सेल्स को और क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को हम और क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो RBCs के कितने नाम हो गए? 2 नाम हो गए, वन इज द रेड ब्लड सेल्स एंड अनदर वन इज द एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये जो RBCs या जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, ठीक है, वो इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? इन सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है, दैट इज 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये जो RBCs हैं वो क्या करते हैं? 5 to 5.5 मिलियन के नंबर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होता है पर मिलीमीटर क्यूब की वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा इन नंबर होते हैं, ठीक है। अब ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं
वो कहाँ बनते हैं, हमारी रेड बोन मैरो में। आप सबने ये चीज़ तो सुनी होगी, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या होती है, बोन मैरो होती है, जो क्या करती है, इन रेड ब्लड सेल्स को क्या करती है, बनाती है। तो रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रेड बोन मैरो, ठीक है। किससे बनती है ये, रेड बोन मैरो से फॉर्म होती है, ठीक है। इनका शेप क्या होता है, बायकनकेव। इनका शेप क्या होता है, बायकनकेव होता है, ठीक है। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दीज आर ई न्यूक्लिएट सेल्स, दे डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। बाकी जनरली अगर अपन देखते हैं, ये जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तो आपको ये एग्जाम पहले ही दे दिया था कि जैसे जनरली क्या होता है कि हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर क्या होता है, एक एक न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही है। जनरली सारे ही सेल्स में क्या होता है, एटलीस्ट एक न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही है। लेकिन एज वी ऑल से एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो उसमें भी क्या एक्सेप्शंस था कि आरबीसी ऐसी सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो दीज डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस, ओके, बट they contain a red color iron containing pigment, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, they contain what, red color iron containing पिगमेंट, जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है, अगर आपको अब एक चीज समझ आई हो कि हम इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है दैट कंटेन्स आयरन, ठीक है। और ये जो पिगमेंट का होता है, ये जो पिगमेंट है वो खुद क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। ये रेड कलर का होता है, इसलिए ये क्या करता है, ये पिगमेंट उन सेल्स को भी क्या करता है, रेड कलर ही क्या करता है, देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम आरबीसीज को भी रेड ब्लड सेल्स इसीलिए बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट इन दी रेड ब्लड सेल्स, ओके। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, आपको इसका एक फंक्शन तो डेफिनेटली पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे बाइंड होता है, ऑक्सीजन और इवन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बाइंड होता है, इस हीमोग्लोबिन पे बाइंड होके क्या होता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं उसमें क्या होता है, 12 to 16 ग्राम्स जो होता है वो हीमोग्लोबिन की रीडिंग क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इससे कम जो पेशेंट्स होता है, सॉरी इससे कम जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, उसको अपन जनरली क्या होता है कि अपन एनीमिक बोलते हैं। आपने एनीमिया का नाम डेफिनेटली सुना होगा। तो जिन इंडिविजुअल्स में हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो नॉर्मल से कम होता है, ठीक है, वो नॉर्मल रेंज से अगर कम होता है तो उस पेशेंट को अपन क्या बोलते हैं, एनीमिक बोलते हैं, या उनको क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं उस कंडीशन को, ठीक है। आरबीसीज जो हैं इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 120 डेज की, ठीक है। आरबीसीज की जो लाइफ साइकिल है वो कितनी होती है, 120 डेज की। ये पैदा होते हैं, अपना काम करते हैं 120 दिन तक, ठीक है, सारा जो भी गैसेस का यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करना है सब अपना काम किया, 120 दिन के बाद जाके दे डाई, ठीक है, 120 दिन के बाद जाके दे डाई। और मरते कहाँ जाकर हैं, स्प्लीन में, ठीक है, मरते कहाँ जाकर हैं, स्प्लीन में। स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेवयार्ड
ऑफ द आरबीसीज। ठीक है, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसीज की कब्र भी कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज क्या है कि ये जो आरबीसीज हैं, ठीक है, ये कहाँ जाते हैं, सब जाके मरते हैं। जो भी आरबीसीज वो कहाँ स्टोर होते हैं या कहाँ जाते हैं, स्प्लीन में जाता है। दैट्स वाई द स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। ठीक है, ये तो था हमारा आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स। जो सेकेंड सेल्स होते हैं दैट इज दी डब्ल्यूबीसीज या वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसीज या वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को अपन, जैसे रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, वैसे ही हम जो वाइट ब्लड सेल्स है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसको अपन वाइट ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी पिगमेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी पिगमेंट। वाइट ब्लड सेल्स का नाम वाइट ब्लड सेल्स इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये कैसी अपीयर होती है, वाइट अपीयर होती है। दैट्स वाई अपन इसको क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जैसे आरबीसीज का क्या था कि जो नंबर था वो काफ़ी ज़्यादा था, है ना, वो कितने थे, 5 to 5.5 मिलियन। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसीज है ये कितने होते हैं, 6000 से, 6000 को 6000 को मैं के मेंशन कर रही हूँ, है ना यहाँ पे, 6000 to 8000। ठीक है, ये कितने होते हैं, 6000 to 8000 होते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल में। ओके, और ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं, दो टाइप्स में या दो सब टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द ग्रैन्युलोसाइट्स, another one is the agranulocytes। ठीक है, WBCs क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक क्या होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा क्या हो जाता है, एग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि बायोलॉजी में या जनरली किसी भी फील्ड में क्या होते हैं, जो नाम होते हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेबल होते हैं। ठीक है, तो ग्रैन्युलोसाइट से अपन एक चीज क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज द ग्रैन्यूल्स। ओके, the cells or the WBCs that contains the granules are known as the granulocytes, and the cells or the WBCs that does not contain any granules is known as the agranulocytes। ठीक है, तो granulocytes में क्या होते हैं, तीन तरह के सेल्स होते हैं, बेसोफिल्स, eosinophils and neutrophils। और जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स है उसमें क्या होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द लिम्फोसाइट्स, another one is the monocytes। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ WBCs होते हैं। ओके, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि जनरली वही बात है कि हमको चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से थे, ए ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से थे। ग्रैन्युलोसाइट्स को याद रखने की सिर्फ एक सिंपल ट्रिक है दैट आई यूज, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट्स को अपन बेन से याद रख सकते हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स को अपन क्या कर सकते हैं, बेन से याद रख सकते हैं। B stands for the basophils, E stands for the eosinophils, okay, and N stands for the neutrophils। okay, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। तो ये नाम तो हमको याद रह जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज ना होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बेन से याद रख सकते हैं। ओके,
अब ये जो क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.